गुड आफ्टरनून एवरीवन। द स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की हमारी क्लासेस चल रही हैं उसमें हम क्लासिकल थियरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन का जो शास्त्रीय या पारंपरिक सिद्धांत है, ट्रेडिशनल थियरी है, उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। और पिछले लेक्चर में हमने जो है क्लासिकल थ्योरी में जो है हेनरी फ्योल के कंट्रीब्यूशन को, उनका क्या योगदान है इस सिद्धांत के विकास में, इस चीज़ को हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में। और इस थ्योरी में और भी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर हैं, कुछ और भी राय कह सकते हैं कि विचारक हैं जिन्होंने इस सिद्धांत के विकास में योगदान दिया है। उसमें उर्विक हैं, गुलिक हैं, एमपी फॉलेट हैं और भी थिंकर्स हैं। तो ये जो थिंकर्स हैं, क्लासिकल थेरिस्ट जो हैं, परंपरावादी विचारक हैं, शास्त्रीय विचारक हैं, तो इनका जो योगदान है, इन्होंने जो है जो सिद्धांत दिए हैं लोक प्रशासन के, उसको हम डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज की क्लास में बेसिकली हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास में जो है लोक प्रशासन के सिद्धांत पे, थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में जो है लूथर, गुलिक और उर्विक का जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो है योगदान है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब शास्त्रीय उपागम में जो है लूथर, गुलिक और उर्विक का जो योगदान है, उसके विषय में हम बात करेंगे। हम देखेंगे कि उन्होंने इस विषय पे क्या बातें कही हैं, उन्होंने कौन से सिद्धांत दिए हैं, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से जो है एस्पेक्ट, कौन से पहलू जो है इम्पोर्टेंट है, कहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, या ऐसे कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से इस बात की संभावना है कि यहाँ से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इस लेक्चर को प्रिपेयर करने के लिए जो है मैंने पिछले 20 सालों के जो क्वेश्चन पेपर हैं, इवन जो टीजीटी और पीजीटी एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन पेपर हैं, उसका भी मैंने इवैल्यूएशन किया है। उसको मैंने देखा है कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, और उसके बाद इस लेक्चर को ऑर्गेनाइज़ किया है। और इसीलिए आप देखें, जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने चीज़ों को मेंशन कर दिया है कि कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, कहाँ। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें। हम इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे कि गुलिक और उर्विक ने क्या योगदान दिया है, और उनकी जो थ्योरीज़ हैं, जो सिद्धांत हैं, उससे अभी तक कौन-कौन से प्रश्न आए हुए हैं। तो पहले हम उस थ्योरी को डिस्कस करेंगे, इनकी जो थ्योरीज़ हैं, जैसे कि पोस्ट कोर का जो कॉन्सेप्ट है, उसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे, और किस बुक में इन्होंने बात की, इन सब सारी चीज़ों पे बात करेंगे। और संगठन का जो स्ट्रक्चर है, उसको लेकर के ये जो दो थिंकर्स हैं, इनकी क्या राय है, ये जो संगठन का जो आधार है, बेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये 4 पीज़ की बात करते हैं। 4 पी का फार्मूला क्या चीज़ है, इन सारे जो टॉपिक्स हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम इनको डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। और फिर इस टॉपिक से आए हुए क्वेश्चन को जो है हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट गाइस, तो जैसा कि हम जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने हेनरी फ्योल को डिस्कस किया था, और क्लासिकल थ्योरी के अंदर ही जो है हम स्टडी करते हैं लूथर, गुलिक एंड उर्विक को। और आपको याद होगा, जो हमारी पिछली क्लास थी अगर, तो उसमें आपने देखा होगा कि लूथर, गुलिक एंड उर्विक जो है, ये जो थिंकर हैं, ये इनको भी हम क्लासिकल थ्योरी के अंदर ही स्टडी करते हैं। ये जो थिंकर्स हैं, इनको हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, क्लासिकल थ्योरी के अंदर। मतलब ये भी अपने आप में लोक प्रशासन के जो है कैसे शास्त्रीय सिद्धांत के कह सकते हैं विचारक हैं। और एक मिनट, मैं जो है थोड़ा सा लैपटॉप में जो है चार्जर ऐड कर दूँ, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी इनकेस अगर बैटरी डाउन होती है। तो अगर आपको याद होगा, जब हम क्लासिकल थ्योरी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो हमने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, जो कुछ पॉइंट्स बताए थे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पहले हमने आपको ये बताया था कि ये जो थ्योरी है, इसका जो डेवलपमेंट हुआ है, हम कह सकते हैं 1900 से 1950 के बीच में, इस मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, जो
जो 20वीं शताब्दी का जो है, जो पहले 50 साल हैं, उसमें जो है इस सिद्धांत का डेवलपमेंट हुआ है। और इस सिद्धांत के डेवलपमेंट में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो हेनरी फेयोल का है, इसीलिए हम इनको फादर ऑफ ट्रेडिशनल थ्योरी कहते हैं। और इसके अलावा और भी थिंकर्स हैं, जैसे कि लूथर गुलिक हैं, लिंडर उर्विक हैं, मूनी हैं, रैली हैं, एमपी फॉलेट हैं, शेल्टन हैं। इन सारे थिंकर्स को हमने जो है डिस्कस किया है। और इस थ्योरी के विकास में जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट बुक मानी जाती है वो लूथर गुलिक एंड उर्विक की जो बुक है, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो 1937 में पब्लिश हुई थी। और हमने आपको पिछली क्लास में ये भी बताया था कि ये जो क्लासिकल थियोरी है इसको और कुछ अलग अलग नामों से भी हम जानते हैं, जैसे कि नॉर्मली हम इसको क्लासिकल थियोरी कहते हैं, लेकिन इसके और भी नाम है, जैसे कि ट्रेडिशनल थियोरी, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब औपचारिक संगठन सिद्धांत, मैकेनिस्टिक थियोरी मतलब यांत्रिक सिद्धांत, स्ट्रक्चरल थियोरी। इस पे जरा इस वर्ड पे आप फोकस करिएगा, ये जो हम देख रहे हैं आप, मतलब ये क्या कि ये बेसिकली संरचना पे फोकस कर रहा है, स्ट्रक्चर पे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो संरचना, जो इसका स्ट्रक्चर है, उस पे फोकस कर रहा है। और इसके अलावा इसको मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल के भी नाम से इस थ्योरी को जानते हैं। तो हमने ये चीज़ें पहले भी पिछली भी क्लास में बताई थी, और इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। और पूरा इन डिटेल हमने, जो हमारी पिछली वीडियो है, आप चाहें तो मेरे प्ले लिस्ट में जा करके, मेरा यूट्यूब चैनल द स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स, वहाँ पर जा करके आप देख सकते हैं। वहाँ मैंने पूरी एक लिस्ट बना रखी है, और पब्लिक एड के जितने भी लेक्चर्स मैंने वहाँ अपलोड कर रखे हैं। तो वहाँ पे जो है आप हेनरी फेयोल के जो आइडियाज़ हैं उनको आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं गुलिक और उर्विक क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो आपको जैसा कि मालूम है, अभी मैंने आपको बताया कि 1937 में जो है पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये बुक पब्लिश होती है। इसको किसने लिखा था? गुलिक एंड उर्विक ने। और इस किताब में जो है गुलिक और उर्विक ने क्या किया, इस किताब में गुलिक और उर्विक ने जो हेनरी फेयोल हैं, जिनको फादर ऑफ ट्रेडिशनल थियोरी कहा जाता है, इन्हीं के विचारों को, जैसे कि आपने देखा इस पर वहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता के बारे में बात हो रही थी, फंक्शनल फोरमैनशिप का कॉन्सेप्ट था, और भी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो जो उन्होंने जो 14 प्रिंसिपल बताए थे, आपको अगर याद होगा, ठीक है ना, जो 14 सिद्धांत बताए थे, किसने? हेनरी फेयोल ने। तो हेनरी फेयोल ने जो 14 सिद्धांत बनाए थे, इन्हीं सिद्धांतों को जो है इन्होंने और विकसित किया और इलेबोरेट किया। एक्चुअली क्या है कि हेनरी फेयोल की जो बुक थी वो फ्रेंच लैंग्वेज में लिखी हुई थी। बाद में 1926 के आसपास में ये इनकी बुक को ट्रांसलेट किया गया, और फिर तब ये बुक जो है आम जो पाठक हैं, जो रीडर हैं, उनके नॉलेज में आई। और फिर लोगों ने देखा कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि अमेरिका में ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट हुआ है, या अमेरिकन थिंकर ही ये सिर्फ जो है उन्होंने लोक प्रशासन के जो सिद्धांत है, जो थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें कंट्रीब्यूट किया है। इवन कुछ यूरोपियन थिंकर्स हैं, जैसे कि आप देखें जो फ्रांस के ये जो थिंकर्स हैं, हेनरी फेयोल, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। तो इन्होंने क्या किया कि ये उनके आइडियाज़, उनकी थ्योरीज से इंस्पायर थे। तो उन्होंने उनके क्या किया, हेनरी फेयोल के आइडियाज़ को जो है उन्होंने एलेबोरेट किया। और एक चीज़ यहाँ पे और आप देखें, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ये जो क्लासिकल थ्योरी है, इसको किस और थ्योरी के नाम से जानते हैं? स्ट्रक्चरल थ्योरी। मतलब ये संरचना पे, किसी भी संगठन के संरचना पे, उसके कह सकते हैं उसके स्ट्रक्चर पे, उसके संगठन पे जो है फोकस करती है। हाँ, अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि दे स्ट्रेस, मतलब दे का मतलब कौन? ये है गुलिक एंड उर्विक। दे स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी संगठन का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका ढांचा कैसा है, उसका उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, इस बात पे फोकस करते हैं इन डिटरमाइनिंग इट्स फंक्शन। मतलब देखिए आमतौर पे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, संगठन होते हैं, उनको इस बात में ध्यान रख करके बनाया जाता है कि अल्टीमेटली उस संगठन के ज़रिए से किस तरह के काम को परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन है, उसको देश के किसी और एक हिस्से में जो है एयरलाइन की फैसिलिटी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, तो उसके पास में कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए, ऐसे सोर्सेज होने चाहिए जो वो सारी चीज़ें मुहैया करा सके, प्रोवाइड कर सके,
जिसके ज़रिए से भी किसी एक नई सिटी को जो है एयरपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। तो उसके लिए एयर स्ट्रिप हो गया या फिर जो है एयरपोर्ट की फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें। तो मतलब अ, ये जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, वो उसके फंक्शन को ध्यान में रख करके जो है बनाया जाता है। और चूंकि बेसिकली ये जो थिंकर्स हैं, कौन, लूथर, गुलिक एंड उर्विक, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है। एक उसमें जो है लिविंग थिंग्स हैं, एक उसमें लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। मतलब जो जिंदा वस्तु है, जैसे कि ह्यूमन, जो वर्कर हैं वहाँ के, ठीक है ना, जो वर्कर हैं वहाँ के, वो हैं, जो वर्कर हैं या फिर स्टाफ कह सकते हैं आप वहाँ के, जो है वो हैं। और दूसरा नॉन लिविंग थिंग, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग है, जहाँ जहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन स्थित है, उसके अंदर जो इक्विपमेंट्स हैं, लैपटॉप हैं, कंप्यूटर हैं, प्रिंटर हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं, मतलब वो सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं जो किसी भी जो है ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए ज़रूरी हैं। एक तो वर्कर हो गए, ये तो ह्यूमन फैक्टर हो गया, लिविंग थिंग्स हो गई। नॉन लिविंग थिंग्स, वहाँ का स्ट्रक्चर, वहाँ की बिल्डिंग, वहाँ वहाँ के जो पुर्जे हैं, कल कारखाने हैं, वहाँ की जो मशीनरी है पूरी, वहाँ की जो मशीनें वहाँ पे लगाई गई हैं प्रोडक्शन के लिए, वो सारी चीज़ें हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है नॉन लिविंग थिंग्स में गई। तो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, वो इसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो है स्ट्रक्चर पर फोकस कर रहे हैं, जो वहाँ पे इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है ना, उस पर फोकस कर रहे हैं, उसके ऑर्गेनाइजेशन पे, उसके फॉर्मेशन पे फोकस कर रहे हैं। ये जो लिविंग फैक्टर्स हैं, जो ह्यूमन एलिमेंट्स हैं, उस पर वो फोकस नहीं कर रहे हैं। तो इसी में देखिए एक पॉइंट यहाँ पे दिखा गया है, दस दे निगलेक्टेड ह्यूमन फैक्टर इन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी संगठन को चलाने के लिए दो तरह की आवश्यकताएं होती हैं। एक तो लिविंग जो थिंग्स हैं उनकी आवश्यकताएं होती है, यानी वर्कर की आवश्यकता होती है। दूसरा जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी आवश्यकता होती है। कि सपोज कि एक कंपनी है जो मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो जो वहाँ के इंजीनियर हैं, जो वर्कर हैं, उनकी ज़रूरत है, प्लस वो जो पार्ट्स जो जिसको असेंबल करके जो है बनाया जाता है, या फिर जो वो सारे स्ट्रक्चर जो ज़रूरी हैं उसके जो है सेटअप के लिए, उसके उसको प्रॉपरली ऑपरेट करने के लिए, उसको फंक्शन करने के लिए। तो यहाँ पे क्या कि ये ह्यूमन फैक्टर पे उतना फोकस नहीं करते हैं, वो उसके स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं कि क्या इसका स्ट्रक्चर उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है कि नहीं किया गया है। ये इन्हीं चीज़ों पे फोकस करते हैं, और इसी वजह से जो है इस थ्योरी को क्या कहते हैं हम, स्ट्रक्चरल थ्योरी कहते हैं, संरचनात्मक सिद्धांत कहते हैं। क्यों? क्योंकि इट बेसिकली फोकसेस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उस संगठन, वो जो क्या है, संगठन की जो ढांचा है, उसका स्ट्रक्चर है, उस पे वो ध्यान देता है। और अगर हम बात करें गुलिक और उर्विक की, तो वो कुछ ऐसे न्यूट्रल प्रिंसिपल, ऐसे सिद्धांतों की खोज में अपने एफर्ट को लगाते हैं जिसके ज़रिए से जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो है स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया जा सके। मतलब क्या लिखा है क्लियरली आप देख सकते हैं, गुलिक एंड उर्विक फोकस्ड देयर एफर्ट ऑन द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रल प्रिंसिपल बेस्ड ऑन विच द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिज़ाइन। मतलब वो एक ऐसे न्यूट्रल प्रिंसिपल की, एक ऐसे सिद्धांत की खोज करने पे जोर देते हैं जिससे किसी भी संगठन के ढांचे को, उसके ऑर्गेनाइजेशन को, उसके स्ट्रक्चर को जो है डिज़ाइन किया जा सके। और वो कहते हैं कि ये जो प्रिंसिपल हैं, कौन से प्रिंसिपल, ये जो न्यूट्रल प्रिंसिपल हैं जिनके बारे में वो जिस पे वो फोकस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो प्रिंसिपल हैं, ये उसके आर्किटेक्टोनिक से डील करते हैं। मतलब उसकी जो निर्माण कला है, किसी भी संगठन की जो निर्माण कला है, ठीक है ना, उससे डील करते हैं वो। और अल्टीमेटली वो क्या करते हैं, एंड डायरेक्ट एट इन्हेंसिंग द डिग्री ऑफ इफिशियंसी। आपको ये दो टर्म बहुत बार आपने पढ़ा होगा, जब से मैं टेलर जब जब से हमने ये थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को स्टार्ट किया है, आपने दो टर्म बार बार देखा होगा कि रिपीट होते हैं। एक इफिशियंसी, इफिशियंसी जिसको हिंदी में हम दक्षता कहते हैं, और दूसरा इकोनॉमी, मतलब किफ़ायत हम कह सकते हैं, उर्दू में इसको एक किफ़ायत कह सकते हैं, हिंदी में इसको हम मितव्ययता कह सकते हैं। मतलब कैसे हम
जो हमारी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है इसको कैसे हम और किफ़ायती बना सकें, ठीक है ना? कैसे ये जो लागत आ रही है इसको इसके प्रोडक्शन में किसी कास्ट के, उसको हम रिड्यूस कर सकें। सॉरी। तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशनल इफ़िशियंसी है उसको बढ़ाया जा सकता है किसके ज़रिए से, इन प्रिंसिपल के ज़रिए से। मतलब ये जो प्रिंसिपल हैं, ये जो सिद्धांत हैं, ये दो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। ये किसी भी संगठन की जो निर्माण कला है, ठीक है ना, उससे डील करते हैं। और एट द सेम टाइम ये जो प्रिंसिपल हैं इनमें ये पोटेंशियल है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी संगठन की जो इफ़िशियंसी है उसको जो है वो बढ़ा सकते हैं, उसमें ये क्षमता है इन सिद्धांतों में। और आप देखें कि गुलिक ने जो है 10 प्रिंसिपल की बात की है, किसके, ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी संगठन के जो है। गुलिक स्पेसिफाइड द फॉलोइंग 10 प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ने संगठन के जो है, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन के कितने सिद्धांत बताए हैं, 10। देखिए ऐसे जो पोस्ट कोरपा जो कॉन्सेप्ट है, जिसको 1937 में जो है पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो बुक है उसमें डिस्कस किया गया था। लेकिन आप देखें कि गुलिक और उर्विक उन्होंने अलग अलग भी जो है, जैसे पोस्ट कोर का सिद्धांत उन्होंने एक साथ प्रपोज किया, ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा भी गुलिक ने अलग और उर्विक ने अलग अलग सिद्धांतों की बात की है, उसको हम डिस्कस करेंगे। साथ में पोस्ट कोर का भी जो कॉन्सेप्ट है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम बेसिकली किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे अभी फिलहाल जो बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ गुलिक के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ नहीं कि ये हम गुलिक की बात करें तो इसमें उर्बिक भी सब ले, सिर्फ ओनली हम यहाँ पे जो है गुलिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो गुलिक ने क्या है, संगठन के कितने सिद्धांत बताए हैं, 10 सिद्धांत। वो कौन कौन से हैं, अब देखिए जैसे डिवीजन ऑफ वर्क, ये आपने पिछली क्लास में भी देखा था हेनरी फेयोल की क्लास में। और सही मायने में जो थिंकर्स हैं कुछ और नहीं कर रहे हैं, बल्कि हेनरी फेयोल के जो आइडियाज़ थे उनको और वो इलेबोरेट कर रहे हैं उसको, और इफ़िशिएंट तरीके से और बेहतर तरीके से उसको सामने रख रहे हैं। और बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये देखिए कार्य, देखिए डिवीजन ऑफ मतलब कार्य का विभाजन यहाँ पे उन्होंने बात की है। और बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो संगठन के आधार हैं, ठीक है ना, जो संगठन के जो है आधार हैं, बेसिस है, उनके बारे में बात करते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में 4P को भी हम डिस्कस करेंगे आगे। अभी पहले इसको हम डिस्कस करेंगे कि ये जो उन्होंने 10 प्रिंसिपल बताए हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो कौन कौन से। समन्वय की वो बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन की, डेलिब्रेट कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, मतलब डेलिब्रेशन के जरिए से, विचार विमर्श के जरिए से जो है कैसे जो है सामंजस्य बनाया जा सके। मतलब ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है आइडियाज़। देखिए जब आप डेलिब्रेशन करते हैं, डेलिब्रेट करते हैं किसी चीज़ को, तो उस टॉपिक से जो जुड़े जितने भी पहलू हैं उस पर भी बात करते हैं, और जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको भी आप शामिल करते हैं। फिर एक आम सहमति के ज़रिए से, कॉन्सेंसस के ज़रिए से जो है आप जो है कोई डिसीजन तक या किसी कंक्लूजन तक पहुँचते हैं। और ये फिर देखिए कोऑर्डिनेशन के लिए इन्होंने एक और तरीका बताया है, कोऑर्डिनेशन थ्रू कमेटीज़। देखिए यहाँ 3 चीज़ें शामिल हैं, कोऑर्डिनेशन थ्रू हायरार्की, कोऑर्डिनेशन थ्रू आइडियाज़ हम कह सकते हैं, और कोऑर्डिनेशन थ्रू कमेटीज़। तो ये इन्होंने 3 तरह के कोऑर्डिनेशन की बात की है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो 6th जो प्रिंसिपल है वो कौन सा है, डिसेंट्रलाइजेशन। ये बात करते हैं किसकी, विकेंद्रीकरण की बात करते हैं, ठीक है ना। पावर को डिसेंट्रलाइज यानी उसके विकेंद्रीकरण की बात करते हैं। और फिर यूनिटी ऑफ कमांड, आपने देखा होगा कि यूनिटी ऑफ कमांड का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने हेनरी फेयोल के जो प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी हमने इनके आइडियाज़ को, इनके कॉन्सेप्ट को देखा। स्टाफ एंड लाइन, ठीक है ना, इसमें जो है स्टाफ और लाइन, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, और यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और डेलीगेशन, ठीक है ना, मतलब जब आप किसी भी कोई एक सुपीरियर अथॉरिटी किसी भी इंफीरियर अथॉरिटी को, जो किसी कोई उच्च सत्ता किसी निम्न सत्ता को जब कुछ अधिकार देती है निर्णय करने का, तो उसको डेलीगेशन बोलते हैं। और स्पैन ऑफ कंट्रोल मतलब नियंत्रण का क्षेत्र। नियंत्रण का क्षेत्र का मतलब ये है कि एक समय में जो है एक जो है मैनेजर या पदाधिकारी कितने लोगों को नियंत्रित कर सकता है, हाँ, कितने लोगों को जो है वो अपने कह सकते हैं अंडर रख सकता है। इसके कुछ थे, और देखें इसमें अलग अलग थिंकर्स हैं, उनकी अलग अलग ओपिनियन है। कुछ थिंकर्स कहते हैं कि सिर्फ 4 ही होना चाहिए, कुछ कहते हैं 6 होना चाहिए, कुछ कहते हैं 6 से ज़्यादा हो सकते हैं।
तो स्पैन ऑफ कंट्रोल को लेकर के, वैसे तो स्पैन ऑफ कंट्रोल का जो आइडिया है वो वी ए ग्रेक्यूनॉस का कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे अभी क्लास में थोड़ा बहुत। तो ये सारे आइडियाज़ हैं। सही मायने में क्या है ना कि जो क्लासिकल थिंकर हैं, हेनरी फेयोल है, उसके अलावा आप देखें और भी थिंकर्स हैं, जैसे कि आपने जो है फ्रेडरिक विंसलो टेलर का भी नाम सुना होगा। हालांकि उनका साइंटिफिक मैनेजमेंट का अलग अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी जो है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हेनरी फेयोल के थियरीज़ में, उनके कॉन्सेप्ट में, और जो है एल्टन मेयो नहीं, ये जो हेनरी क्या बोलते हैं, फ्रेडरिक विंसलो टेलर है, इनके थ्योरीज में, मतलब साइंटिफिक थ्योरीज, साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है और जो ये क्लासिकल थ्योरी है, कुछ पॉइंट्स उसमें भी कॉमन है, उनकी जो थ्योरीज है कुछ हद तक उसमें समानताएं हैं। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। आप आइए देखते हैं आगे ये क्या बात कर रहे हैं इसको लेकर के। तो ये कुछ ये 10 प्रिंसिपल्स हैं, संगठन के जो है 10 सिद्धांत हैं। इसको सिर्फ और सिर्फ देखिए, यहाँ पे मैंने ओनली गुलिक इसलिए मेंशन नहीं कर दी कि गुलिक ने बताए हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और वैसे भी जो जिन्होंने फीस सबमिट कर दी है कोर्स की, उनको ये नोट्स मिल जाएंगे। और बात करते हैं आगे, वो क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक मिनट, हाउएवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू गुलिक इज डिवीजन ऑफ वर्क। मतलब ये जो कार्य का विभाग, देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं ना 10 प्रिंसिपल, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं जो 10 सिद्धांत हैं। तो सबसे पहला जो इसमें आप देख सकते हैं, डिवीजन ऑफ जो वर्क का जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको हेनरी फेयोल, ये जो डिवीजन ऑफ वर्क का जो प्रिंसिपल है, ये आपको हेनरी फेयोल के भी इस सिद्धांतों में मिल जाएगा, उनकी थियरीज में, उनके प्रिंसिपल में मिल जाएगा। और वही चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रही है। वो कह रहे हैं कि हाउ एवर द प्रिंसिपल ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू गुलिक इज डिवीजन ऑफ वर्क। ये जो कार्य का जो विभाजन है, डिवीजन ऑफ वर्क है, ये क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। मतलब ये जो जितने भी 10 प्रिंसिपल आप देख रहे हैं, जितने भी आप 10 सिद्धांत देख रहे हैं, तो 10 में सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल है, वो पहला प्रिंसिपल है, वो कौन सा है, डिवीजन ऑफ वर्क है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में जो है गुलिक लिखते हैं कि वर्क डिवीजन इज द फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी संगठन का जो है आधार है क्या, ये जो कार्य विभाजन है, ये जो कार्य विभाजन है, ये किसी भी संगठन का क्या है, आधार है। और फिर ये कह सकते हैं इंडीज द रीजन फॉर ऑर्गेनाइजेशन। और किसी भी संगठन का क्या है कि वो अपने आप में उद्देश्य है, कारण है। और यहाँ पे फिर क्या वो लिखते हैं कि डिवीजन ऑफ वर्क एंड इंटीग्रेशन और द बूट स्ट्रैप बाई विच द मैनकाइंड लिफ्ट इटसेल्फ इन द प्रोसेस ऑफ सिविलाइजेशन। तो कह सकते हैं कि सभ्यता के विकास का जो चरण है, गुलिक जैसा कि कहते हैं कि इसमें कार्य का विभाजन और इंटीग्रेशन, मतलब कार्य को आपस में डिवाइड कर देना है, अलग अलग जो वर्कर्स हैं उनको जो है अलग अलग काम उनको सौंपना है, उनको असाइन करना है, उन सारे काम को इंटीग्रेट करना है। जैसे कि आप देखें इंडिया में, देखें कास्ट सिस्टम को फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो अलग अलग कुछ, देखिए जो कुछ अलग अलग यहाँ पे कम्युनिटीज़ हैं जो एक पर्टिकुलर काम को करती हैं। जैसे कि आप देखें जो वर्मा कम्युनिटी है, वो जो है ज्वेलरी बनाने का काम करती है। आमतौर पे जो ये जो कह सकते हैं जो बनिया कम्युनिटी है, वो चीज़ों को बेचती है जो हमारे रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या है कि इस तरह से भी हम देखें कि यहाँ पे भी डिवीज़न ऑफ वर्क दिखता है। तो हालांकि एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो है जो अलग अलग काम है उसके डिवीजन की, उसके जो है वर्गीकरण की, उसके डिवीजन की बात कर रहे हैं। कि फॉर एग्जांपल कुछ वर्कर को सिर्फ प्रोडक्शन का काम दिया जाएगा, कुछ को मैन्युफैक्चरिंग का काम दिया जाएगा, किसी को से जो उसकी सेल है, जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको मैनेज करने का काम दिया जाएगा। तो हर एक स्तर पे जो है, जैसे कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, उसका उत्पादन करते हैं, तो उसके उस प्रोडक्शन में, उसके उत्पादन में कई स्टेजेस होते हैं। तो हर एक स्टेज पे जो काम हो रहे हैं उसको जो है ये डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, उसके डिवीज़न की बात कर रहे हैं। और हर एक इंडिविजुअल को, हर एक वर्कर को जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हैं। और एट द सेम टाइम जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर,
उसको इंटीग्रेट करने की बात कर रहे हैं। और ये कहते हैं कि जब आप डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं तो ये दोनों एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो है मानव सभ्यता जो है उसका विकास होता है। और आगे अगर हम बात करें, ठीक है, गुलिक, अभी जैसे कि मैंने आपके 4 P's के बारे में बताया, तो ये 4 P क्या है? यहाँ पे जो 4 P है वो किसी भी संगठन के बेस हैं। बेस का मतलब क्या है कि आधार है, कि किस आधार पे जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है, उसका फॉर्मेशन किस आधार पे किया जाता है। तो इन्होंने 4 P's बताई हैं। देखिए, गुलिक आइडेंटिफाइड 4 बेसिस, 4 बेसिस, ये 4 आधार हैं डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी संगठन के। एज पर्पज, पर्पज का मतलब उद्देश्य, ऐसा कि आप यहाँ पर्पज का मतलब उद्देश्य, प्रोसेस का मतलब स्किल, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो पहला पी आपका पर्पस हो गया, दूसरा प्रोसेस, तीसरा पर्सन मतलब क्लाइंट, और चौथा प्लेस। और इसी को इन शॉर्ट में वो 4 P कहते हैं। जैसा कि आप ये जो हिंदी में नोट्स उपलब्ध हैं यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इसको एक डायग्राम के ज़रिए से यहाँ पे जो है मेंशन किया गया है कि संगठन के यहाँ पे 4 सिद्धांत हैं, मतलब इन संगठन के 4 आधार हैं, इन्हीं को ध्यान में रख करके जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो है बनाया जाता है, चाहे वो उसकी प्रोसेस को ध्यान में रख करके, उसके पर्पस को ध्यान में रख करके, जो वहाँ पे व्यक्ति हैं जिनके लिए पॉलिसीज़ या प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, और या कोई प्लेस है जिसको ध्यान में रख करके बनाया जा, मतलब किसी भी पॉलिसी या प्रोजेक्ट को बनाना है। तो यही सारे 4 जो है पॉइंट्स हैं, या कह सकते हैं कि पहलू हैं जिनको ध्यान में रख करके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है, उसका फॉर्मेशन किया जाता है। मतलब किसी भी संगठन के उद्देश्य को देख करके, उसकी प्रक्रिया को देख करके, जो क्लाइंट उसमें है, जो पर्सन है इन्वॉल्व है उसको, या किसी एक पर्टिकुलर, जैसे कि कभी कभी आप देखें गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज़ बनाती है ट्राइबल एरियाज़ के लिए, तो ये जो कोई कोई इंस्टीट्यूशन बनाती है, कोई संस्था बनाती है ट्राइबल एरिया के लिए बनाती है। जैसे कि आप देखें नॉर्थ ईस्ट वगैरह में देखें कुछ हिल करके से कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनके मैनेजमेंट को वो देखती हैं। तो ये 4 P का जो कॉन्सेप्ट है, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में इसको कई बार पूछा गया है, और इसीलिए मैंने जो है इसको कोट किया है। तो 4 P को आप जाने, 4 P का मतलब क्या? P फॉर 4 P, आप इसका मतलब देखिए 4 P। तो ये 4 P जो है ये 4 P को डिनोट करता है। कौन कौन सा? ये जो पर्पज़ है उसका, ठीक है ना, जो उसकी प्रोसेस है, जो उसमें पर्सन यानी क्लाइंट जो इन्वॉल्व है, और जो प्लेस एरिया मतलब, ठीक है ना। तो इन चारों को ध्यान में रख करके, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके जो है क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इवन अभी 2022 में जो है यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, और डीएसएसबी के एग्ज़ाम में भी जो है, सॉरी डीएसएसबी ने यूपी पीजीटी में ही था ये क्वेश्चन, और नेट के एग्ज़ाम में तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो है अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन के जो फंक्शन हैं उसके बारे में भी जो है गुलिक बात करते हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने एक एक्रोनिम, मतलब एक्रोनिम का मतलब क्या हम कह सकते हैं? शब्द संक्षेप, एक मिनट, शब्द संक्षेप जिसको हम कह सकते हैं, क्या है ये? पोस्ट कोर्ब। ये पोस्ट कोर्ब क्या है? ये पोस्ट कोर्ब सही मायने में क्या है कि 7 एलिमेंट है या 7 फंक्शन है किसी भी प्रशासन के, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के। तो गुलिक और उर्विक ने जो है जो प्रशासन के जो कार्य हैं, जो फंक्शन हैं, उसको डिनोट करने के लिए, ठीक है ना, उन्होंने ये पोस्ट कोर्ब के आइडिया को प्रपोज किया है। और ये पोस्ट कोर्ब के कॉन्सेप्ट को कई बार यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में पूछा गया है। और ये जिसमें हर एक जो ये लेटर है, ठीक है ना, ये जिससे यहाँ से 2 तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं कि लूथर और गुलिक ने जो है संगठन के जो 7 सिद्धांत बताए हैं उसमें से क्या शामिल नहीं है। एक तरह से ये प्रश्न बनाया गया है। तो आप देखें ये जो प्लानिंग देख रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग आप देख रहे हैं, स्टाफिंग देख रहे हैं, ये टोटल 7 एलिमेंट्स हैं, 7 फंक्शन हैं। तो एक तो इस तरह से हो गया, और दूसरा ये
कि पोस्ट कोर का जो आइडिया है उसको किसने दिया है। और नेट के एग्जामिनेशन में और पीजीटी यूपी पीजीटी के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन था कि पोस्ट कोर, ये जो शब्द संक्षेप है, एक्रोनिम है, इसमें ये सीओ किसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो सीओ है, एक कोऑर्डिनेशन को कोऑर्डिनेटिंग या कोऑर्डिनेशन को मतलब डिनोट करता है। इसका मतलब होता है सामंजस्य। ठीक है ना। आइए इसको समझते हैं कि कौन कौन से हैं। प्लानिंग, देखिए सबसे पहला फंक्शन है कि प्लानिंग करना। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो है, जो सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो ये कि आप प्लानिंग करते हैं कि आपको कौन से प्रोजेक्ट, कौन से पॉलिसीज़ किसके लिए बनानी है। दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, उसके लिए आप संगठन बनाते हैं, और संगठन बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास में स्टाफ हो। संगठन बनाने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया, दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, जो जो ढांचा है उसका, उसकी आपको ज़रूरत होती है। और दूसरा जो जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉय हैं, जो वहाँ पे स्टाफ और लाइन है, उनकी आपको ज़रूरत होती है। और फिर आप देखते हैं डायरेक्टिंग, मतलब कोई फंक्शन कैसा काम करेगा उसके लिए दिशा निर्देशों की आवश्यकता होती है। तो ये टास्क जो है, और कैसे लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। और जैसे कि आपने देखा पिछली क्लास में, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट में आपने देखा कि काम करने का जो बेस्ट पॉसिबल मेथड है, जो स्टैंडर्ड है, उसको फॉलो करके काम करना। तो ये जो डायरेक्शन है, इसमें क्या बेसिकली क्या होता है, इसमें जो काम करने का जो बेस्ट पॉसिबल तरीका है, जो स्टैंडर्ड है, सेट किया गया है प्रिंसिपल के जरिए से, उसको फॉलो करने की बात होती है। और चूंकि ये देखिए, किसी भी संगठन में कई प्रक्रियाएं, कई प्रोसेस एक साथ चल रही होती हैं, तो इन सबके बीच में जो है तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। तो तालमेल होने के लिए क्या ज़रूरी है, कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। और फिर आप देखें रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, अगर आप देखें रिपोर्टिंग एंड बजटिंग की बात करें आप, तो ये भी बहुत ज़रूरी है, ये भी संगठन के इम्पोर्टेंट फंक्शन है। हाँ, और बजट तो कह सकते हैं कि बेस है, मतलब बैकबोन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि बिना मनी के तो कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी संस्था जो है काम नहीं कर सकती है, रन नहीं कर सकती है। तो हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया, हमने जो लूथर गुलिक के जो 10 प्रिंसिपल हैं, सिर्फ गुलिक के यहाँ पे भी बात कर रहे हैं। अभी हम इसके बाद जो है उर्विक के जो प्रिंसिपल हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो गुलिक ने 10 प्रिंसिपल दिए हैं, और उसके अलावा इसमें जो है, उसमें डिवीजन ऑफ वर्क को जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो मानते हैं। ये स्पेशलाइजेशन या डिवीजन ऑफ वर्क है, वो सबसे ज़्यादा उसको इंपॉर्टेंट मानते हैं। और फिर ये जो 4P का कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए एग्जामिनेशन में कई बार। और ये जो पोस्ट कोर का जो कॉन्सेप्ट है, आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। ठीक इसी तरह ठीक इसी तरह जो है उर्विक हैं। तो उर्विक ने भी क्या किया है, आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, उर्विक का नाम है। सिमिलरली उर्विक स्पेसिफाइड 8 प्रिंसिपल। तो ये जो उर्विक हैं, लिंडल उर्विक, ये भी संगठन के 8 सिद्धांतों की बात करते हैं। पोस्ट कोर का जो आइडिया है उनका, वो कॉमन आइडिया है, दोनों मिलकर के उस आइडिया को प्रपोज करते हैं अपनी बुक पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो 1937 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और यहाँ पे उर्विक ने कुछ प्रिंसिपल बताए हैं, वो 8 प्रिंसिपल कौन कौन से, इसको हम डिस्कस करेंगे। कि पहला कि ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव, एन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव एन एक्सप्रेस्ड पर्पज। मतलब वो कह रहे हैं कि किसी भी संगठन के पास में अपना खुद का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। जैसे 8 जो सिद्धांत की बात करते हैं किसी भी संगठन में, तो जो पहला जो प्रिंसिपल है वो ऑब्जेक्टिव, मतलब कि उस संगठन का कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। फिर उसके बाद आप देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ करस्पॉन्डेंस की बात करते हैं वो। फिर प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और फिर स्केलर प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल है, और प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन है, और प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन है। तो आप देखें, ये जो अभी डिवीजन ऑफ वर्क में, बेसिकली जो डिवीजन ऑफ वर्क का जो कॉन्सेप्ट था, अभी आपने गुलिक का देखा, इसमें क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क बेसिकली क्या है, स्पेशलाइजेशन पे ही फोकस करता है। तो ये जो चीज़ें हैं आपस में मिलती जुलती हैं। और आप देखें कि इसमें जो 8 प्रिंसिपल हैं, वो कुछ हद तक जो है वो आपस में मिलते जुलते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। आप देखिए, ये तो 8वां जो एलिमेंट है, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको आप समझें। एक मैं इस कॉन्सेप्ट को की एक बारीकी मैं समझाता हूँ। जैसे पोस्ट कोर का जो आइडिया है,
वो पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बुक में आया था। जो पोस्ट कोर का जो आइडिया है वो 1937 में आया था, जिनकी बुक थी पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। तो इस बुक में जो है इन्होंने डिस्कस किया था पोस्ट कोर का। लेकिन एग्जाम में देखिए जो क्वेश्चन पूछे गए ना, तो उसमें जो है गुलिक और उर्विक दोनों का नाम दिया गया है। अगर अलग अलग विकल्प में दिया गया है गुलिक एंड उर्विक, या उर्विक का नाम नहीं सिर्फ गुलिक का है, तो उस केस में सिर्फ आप गुलिक पे ही फोकस करेंगे, गुलिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे एज कम्पेयर टू उर्विक। ठीक है, क्योंकि कुछ किताबों में जो है आप देखते हैं कि जो गुलिक के आइडियाज़ है उस पर ज़्यादा इम्फेसाइज किया गया है एज कम्पेयर टू उर्विक। और उर्विक ने क्या किया है, उर्विक ने क्या किया कि जो उन्हें 8 प्रिंसिपल की बात की है, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि 1943 में 1943 में, आपको याद होगा ना, मैंने अभी आपको बताया कि 1900 से 1950 के बीच में जो है ये जो क्लासिकल थ्योरी है, ठीक है ना, इसका डेवलपमेंट हुआ है। तो क्लासिकल थ्योरी है, इसका डेवलपमेंट कुछ कब हुआ है, जो पारंपरिक सिद्धांत इसका कब हुआ है, 1900 से 1950 के बीच में हुआ है। तो 1943 में 1943 में उर्विक ने क्या किया, एक बुक लिखी द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एग्जाम बुक एग्जाम के पॉइंट से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ऑलरेडी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में इसको पूछा जा चुका है। तो इस बुक में क्या किया जो है उर्विक ने, संगठन के इन्होंने कितने सिद्धांत बताए, एडमिनिस्ट्रेशन के कितने सिद्धांत बताए, 29 प्रिंसिपल बनाए। और इन्होंने इसमें बेसिकली क्या किया, इसमें इन्होंने जो है जो फ्रेडरिक विंसलो टेलर हैं, एक मिनट, जो टेलर हैं, जो उनका साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, और हेनरी फेयोल ने जो 14 प्रिंसिपल दिए थे, जो संगठन जो प्रशासन की जो 14 सिद्धांत इन्होंने हेनरी फेयोल ने दिए थे। और इसके अलावा जो और भी थिंकर्स हैं जैसे कि मूनी एंड रैली हैं, इनके आइडियाज़ को, एम पी फॉलेट हैं उनके आइडियाज़ को, और वीए ग्रैक्यूनॉस, इन्हीं ने जो है स्पैन ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना, इनका काफ़ी वीए ग्रैक्यूनॉस का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है स्पैन ऑफ कंट्रोल के आइडिया में। तो इन्होंने क्या किया, एक जो है मतलब टेलर, फेयोल, एम पी फॉलेट, ग्रैक्यूनॉस, इन मूनी एंड रैली के आइडियाज़ को इन्होंने मिला दिया। मतलब इन्होंने जिन्होंने ये जो थिंकर थे, फेयोल थे, टेलर थे, एम पी फॉलेट थी, वीए ग्रैक्यूनॉस थे, इन्होंने अलग अलग प्रिंसिपल बनाए थे। और उर्विक ने क्या किया, इन सारे प्रिंसिपल को एक जहाँ समअप किया, और उसके बाद में जो है उन्होंने 29 सिद्धांत दिए। ये 29 सिद्धांत की एक पूरी लिस्ट है, उसमें आप देखेंगे वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोल है, कमांड है, सेंट्रलाइजेशन है, अथॉरिटी है, ये सब चीज़ें आपने फेयोल के आइडियाज़ में भी आपने देखा देखा था। डेलीगेशन अभी आपने देखा, ठीक है ना, डिसिप्लिन आपने देखा, इक्विटी आपने फेयोल के कॉन्सेप्ट में देखा था। और तो ये चीज़ें इन्होंने बेसिकली क्या किया है, इन्होंने इन सारे थिंकर्स के आइडिया उसको मर्ज करके किया है। तो ये इसमें टोटल 29 आइडियाज़ हैं। और क्वेश्चन की बात करें, हम कुछ क्वेश्चन को भी देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पे। अगर बात करें क्वेश्चंस की, हम बात करें, ऑलमोस्ट एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप क्वेश्चन को देखें कि जो है गुलिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। सारे क्वेश्चन तो यहाँ पे कवर करना नहीं है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूँ कि आप 2-4 क्वेश्चन देख लें इस टॉपिक से रिलेटेड। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि द वर्ड पोस्ट कोर वॉज क्वाइंड बाई, ये जो शब्द है या एक्रोनिम है पोस्ट कोर, इस शब्द को किसने गढ़ा था। तो आप जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि इसमें जो है गुलिक ने, लूथर गुलिक ने, इसमें कि सिर्फ और सिर्फ गुलिक का नाम है, उर्विक का नाम नहीं है, ठीक है। तो इन केस अगर आपको दोनों में से किसी एक को ऑप्ट करना हुआ तो आप गुलिक को ऑप्ट करेंगे, ना कि उर्विक को। और उसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं।
यहाँ पे देखिए 4 पीस का देखिए बारे में बात हो रही है ना, 4 पीस आप देख सकते हैं यहाँ पे। अभी मैंने संगठन के जो आधार हैं, जो बेस है संगठन के 4 पीस, उसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पे आप 4 पी देख रहे हैं ना, 4 पी का जो कॉन्सेप्ट है। और आज की क्लास में मैंने अभी आपको 4 पी का कॉन्सेप्ट को बताया, उसको इलेबोरेट किया कि 4 पी का क्या मतलब है और वो क्या चीज़ें हैं। 4 पी क्या है? संगठन के आधार है, बेस है, जिसके ग्राउंड पे, जिसके बेस पे जो है किसी भी संगठन को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो है बनाया जाता है। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? गुलिक ने आप दिया है, 4 पी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। और यहाँ भी इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, यहाँ पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग टर्म्ड 4 डिफरेंट बेसिस, 4 अलग, आप देख सकते हैं ना, 4 डिफरेंट बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज 4 पी। तो किसने किया था यहाँ पे? गुलिक ने किया था। और इसके अलावा और भी क्वेश्चन है, उसको आप देख सकते हैं। मैंने क्वेश्चन को ऑर्गेनाइज किया है और मैंने ये खुद से लिखा है, ये एक तरह से कह सकते हैं कि अपने आप एक क्वेश्चन बैंक है ये। और यूजीसी नेट एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हालांकि जो है क्वेश्चन रिपीट तो होते हैं, लेकिन जो उसका नेचर है, कैरेक्टर है, जो शब्दावलियाँ हैं, उसको एग्जामिनर चेंज कर देता है। तो इन चीज़ों को भी आप देखें जब आप क्वेश्चन को देखे रहेंगे। अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे पूछा गया कि हु अमंग द फॉलोइंग लेड डाउन, मतलब जिसने बुनियाद रखी किसकी? 7 प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा आप इस कॉन्सेप्ट की बारीकी को समझें। ये जो 7 प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जो 7 सिद्धांत हैं संगठन के, ठीक है ना, आप यहाँ पे देखो 7 प्रिंसिपल। तो ये देखिए, ये जो पोस्ट कोर जो टर्म है, पोस्ट कोर, तो अगर इसमें देखा जाए, एक मिनट, डी ऐड करना मैं भूल गया। पोस्ट कोर, अगर इसको आप काउंट करेंगे, 4 ये और 4 ये, तो ये 8 वर्ड आपको ऐसे दिख रहा है पोस्ट कोर। लेकिन ये जो सी ओ है, इसको हम एक ही काउंट करेंगे, इसको एक सिंगल एंटिटी हम काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो सी ओ है, ये कोऑर्डिनेशन को, मतलब समन्वय को डिनोट करता है। और यहाँ पे अब अगर आपको देखिए, अब काउंट करें, अगर सी और ओ को आप एक ही माने, तो ये 4 ये आपके हो गए और 3 ये हो गए, मतलब टोटल कितने हो गए? 7। यही संगठन के 7 सिद्धांत है, जिसको जो है गुलिक एंड उरिक ने दिया है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में पूछा गया था। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो क्वेश्चन इसके पूछे गए हैं। और यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के बारे में आपको मालूम है कि इस एग्ज़ाम का जो है, जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। और ऑलमोस्ट आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचे हैं, लगभग जो है आपके पास यही कोई 25 दिन 30 दिन बचे हुए हैं। हो सकता हो कि एग्ज़ाम कुछ डिले हो, लेकिन हम ये नहीं मान के चलेंगे कि एग्ज़ाम डिले होगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि एग्ज़ाम की जो डेट है वो उसी डेट पे एग्ज़ामिनेशन होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया है, हमने आपके लिए 2 कोर्सेज़ बनाए हैं, क्रैश कोर्सेज़ और फुल कोर्सेज़, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो 2 डिफरेंट कोर्सेज़ हमने बनाए हैं आपके लिए। आप चाहें तो इनमें से दोनों से कोई एक चूज़ कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। और हमने जो फ़ी रखी है, बहुत ही नॉमिनल फ़ी रखी है। क्रैश कोर्स की ये फ़ी जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, 999 999 की ये फ़ी है। इसमें 3 महीने का, जब तक ये क्लासेस चल रही हैं, जब तक कि एग्ज़ाम नहीं रहता तब तक ये क्लासेस चलेंगी। ऐसे आप चाहें तो साथ में, मतलब फिर भी कोई अगर आपको डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आपसे संपर्क कर सकते हैं। इसमें क्या कि आपको गूगल मीट पे लाइव डेली क्लासेस मिल जाएंगी, नोट्स हिंदी दोनों भाषाओं में। और जो पेपर हैं उसका हम एनालिसिस करते हैं। डाउट सेशन हमारा डेली होता है क्लास के बाद में फ़ौरन। और रिकॉर्डेड लेक्चर, इन केस आप, जैसे कि अभी भी मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इन केस अगर आप कोई लेक्चर नहीं मिलता है तो आप यूट्यूब पे, मतलब किसी वजह से आप गूगल मीट पे क्लास नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, तो आप यूट्यूब पे जो है उस क्लास को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह हमारा फुल कोर्स है। इसकी भी बहुत नॉमिनल फ़ी हमने रखी है, 3500। और इसमें आपका रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, आपके रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, डाउट सेशन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, नोट्स हैं इंग्लिश हिंदी में। और इसके ड्यूरेशन 6 मंथ की है। और इसमें आप चाहें तो 3 दिन ट्रायल ले सकते हैं।
तो आप लोग अपने फॉर्म को अप्लाई करिए, अपनी स्टडी को बूस्ट करिए, और हम कोशिश करेंगे कि आपको कम से कम टाइम में सारी चीज़ें आपको पढ़ा दें, आपको नोट्स दें, ताकि आपका जो एम है नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करने का, उसको आप पूरा कर सकें। थैंक यू सो मच एवरीवन।